हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। एक तरफ है पेशेंस, स्ट्रेटेजी, डायलॉग और यूनिटी जैसे वर्ड, दूसरी तरफ है रिवॉल्यूशनरी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, फेयर्स, रिस्कियर पाथ जैसे वर्ड्स। ये सिर्फ लफ्जों के दो ग्रुप्स नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दो महान नेताओं की। जो दोस्त थे, दोनों की मंजिल एक थी, बस ख्यालों में टकराव था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के इंपॉर्टेंट फिगर्स थे। दोनों का रास्ता एक ही था, दोनों देश के लिए आज़ादी चाहते थे, लेकिन इंडिया के फ्यूचर को देखने का नजरिया दोनों का अलग था। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के वक्त बोस और नेहरू दोनों ही पॉपुलर लीडर्स बन गए थे। स्पेशली इंडियन यूथ के लिए इन दोनों की पर्सनालिटी काफी इंप्रेसिव थी और ये दोनों ही एक्सीलेंट ओरेटर्स भी थे। नेहरू और बोस का आइडिया ऑफ इंडिया भी एक जैसा था। दोनों ही सोशलिज्म के आइडिया से इंस्पायर्ड थे, लेकिन वक्त के साथ इन दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए। इसलिए नेहरू और बोस के बीच रिलेशनशिप की स्टोरी में फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, आइडियोलॉजिकल बैटल्स और कंट्रोवर्सीज जैसे वर्ड सुनने को मिलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच ये वर्ड्स हमें सुनने को क्यों मिलते हैं और क्या वाकई ये लफ्ज इन दोनों के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं? आज बात इसी पर। नेहरू बोस से 8 साल बड़े थे। दोनों ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। पढ़ने लिखने के लिए या फिर पैसों से जुड़ी कोई खास परेशानी नहीं थी। नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू और बोस के फादर जानकीनाथ बोस दोनों ही नामी वकील थे। नेहरू और बोस दोनों ब्राइट स्टूडेंट थे। नेहरू की स्टूडेंट लाइफ नॉर्मल थी, पर बोस की स्टूडेंट लाइफ में काफी टर्बुलेंस था। कटक से स्कूल एजुकेशन लेने के बाद बोस ने कैलकाटा के फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ एक ब्रिटिश टीचर थे जो इंडियन स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करने के लिए फेमस थे। एक इंसिडेंट को लेकर बोस ने कॉलेज के प्रिंसिपल से उस टीचर की कंप्लेन करते हुए कहा कि वो टीचर स्टूडेंट से माफी मांगे। प्रिंसिपल ने इससे इनकार कर दिया। एक दिन स्टूडेंट्स ने परेशान आकर उस टीचर की पिटाई कर दी और इसके लिए बोस को जिम्मेदार बताकर कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में बोस ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री ली। नेहरू और बोस में किसी भी तरह का आइडियोलॉजिकल कनेक्शन था, इसके बारे में हमें पता चलता है 1928 में। दरअसल 1928 में मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डोमिनियन स्टेटस का सजेशन दिया गया। यानी इस रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार के रूल के अंडर ही इंडिया के लिए कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम की डिमांड की गई। अब नेहरू और बोस उस वक्त इंडियन कांग्रेस के यंग रेडिकल ग्रुप को लीड कर रहे थे। दोनों ही इस रिपोर्ट से एग्री नहीं थे। उनका कहना था कि हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि फुल फ्रीडम चाहिए। इसीलिए ये दोनों मिलकर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की शुरुआत करते हैं। आने वाले वक्त में नेहरू और बोस के बीच रिलेशनशिप और बेहतर होते दिखाई दिए। 1930 से 40 के बीच कांग्रेस के 4 बड़े लीडर्स पार्टी प्रेसिडेंट रहे, जिनमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी और मौलाना आजाद थे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहते हैं कि इन 4 लीडर्स में जो सबसे ज्यादा एक दूसरे के करीब थे वो थे नेहरू और बोस। 1930 के बाद नेहरू और बोस के बीच दोस्ती और गहरी हुई। 1935 में जवाहरलाल नेहरू की वाइफ कमला नेहरू को ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इलाज के लिए यूरोप जाना था। नेहरू उस वक्त जेल में बंद थे और बोस पहले से ही यूरोप में मौजूद थे। ऐसी सिचुएशन में जब बोस को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कमला नेहरू को इनिशियल ट्रीटमेंट में हेल्प की। कुछ वक्त बाद जब कमला नेहरू की सिचुएशन और खराब हुई तो नेहरू को जेल से रिहा कर दिया गया। नेहरू जब कमला नेहरू के पास यूरोप पहुंचे तो बोस ने उन्हें लेटर लिखकर कहा कि अगर मैं इस वक्त आपकी परेशानी में कुछ काम आ सकूं तो आप मुझे बुलाने में हिचकिचाइएगा मत। फरवरी 1936 में जवाहरलाल नेहरू की वाइफ कमला नेहरू की स्विट्जरलैंड में डेथ हो गई। तब बोस नेहरू के पास पहुंचे और फ्यूनरल अरेंजमेंट्स में उनकी काफी हेल्प की। दोनों के बीच कॉर्डियल रिलेशनशिप था। इससे जुड़े और भी कई एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया तो उस वक्त नेहरू यूरोप में थे। बोस ने इस दौरान नेहरू को लेटर लिखकर कहा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि पिछले कुछ महीनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। यूरोप में रहते हुए तुमने बहुत वैल्यूएबल काम किया है। यहाँ इंडिया में कई प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्यूशंस के लिए तुम्हारे आने का वेट कर रही हैं। इस लेटर में बोस नेहरू को फिर से नेशनल प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए भी कहते हैं। वो नेहरू से कहते हैं कि उनका चेयरमैन बनना कमेटी की सक्सेस के लिए कितना जरूरी है। 1939 में बोस दोबारा कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन इस बार गांधी जी बोस के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के फेवर में नहीं थे। इसीलिए गांधी जी बोस के अगेंस्ट पत्ताभाई सीतारामैया को खड़ा करते हैं। हालांकि सीतारामैया हार जाती हैं, लेकिन गांधी जी और बोस के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फॉर्मेशन को लेकर डिफरेंसेस आ जाते हैं। ऐसे में बोस 15 अप्रैल 1939 को नेहरू जी को लेटर लिखकर एडवाइस मांगते हैं। वो नेहरू से कहते हैं कि क्या कुछ घंटों के लिए तुम्हारा यहाँ आना पॉसिबल होगा
ताकि हम दोनों बात कर सकें और आगे क्या करना चाहिए इसे लेकर मैं तुमसे एडवाइस ले सकूं। इसके बाद नेहरू जी इलाहाबाद से बिहार के मानभूम पहुंचते हैं, जहां बीमारी की वजह से बोस बेड रिडन थे। बोस से मिलकर वो 17 अप्रैल 1939 को गांधी जी को लेटर लिखकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब आपको बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरे नज़रिए में उन्हें बाहर करने की कोशिश करना गलत स्टेप होगा। लेकिन नेहरू जी की कोशिशों के बाद भी गांधी जी और बोस के डिफरेंसेस रिजॉल्व नहीं हो सके। नतीजन बोस कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन कर देते हैं। 1939 के बाद से नेहरू और बोस के बीच डिफरेंसेस देखे गए, लेकिन फैक्ट्स कहते हैं कि डिफरेंसेस आइडियोलॉजिकल थे, पर्सनल नहीं। अब सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन कांग्रेस को बिना बताए ही इंडिया को इस वॉर में पार्टिसिपेंट बना देती है। इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए वर्धा में कांग्रेस की मीटिंग होती है, जिसमें बोस के साथ चल रहे डिफरेंसेस के बावजूद भी उन्हें मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। अब यहाँ बोस और नेहरू का इस सिचुएशन को लेकर एक दूसरे से अलग स्टैंड होता है। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि वॉर इंपीरियलिस्ट ताकतों के बीच की जंग है, इसलिए इंडिया को इसमें हिस्सा नहीं लेना है और सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कांग्रेस को भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का स्टैंड इससे अलग था। उनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर कैपिटलिज्म का ही इनर कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन अभी इंडिया इस सिचुएशन का फायदा उठाने की सूरत में नहीं है। अभी भारत आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत नहीं कर सकता है। कहते हैं इस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ दोनों के रास्ते यहाँ से अलग हो गए। इसके अलावा नेहरू और बोस से जुड़ा एक और इंसिडेंट सामने आता है। 1938 में फरवरी की शुरुआत में नेहरू और बोस के बीच शांति निकेतन में एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों ने 1 घंटे तक उस दौरान हुए कई इवेंट्स के बारे में बात की। अब क्या बात की इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन इस मीटिंग के बाद नेहरू और बोस ने आपस में जो लेटर्स एक्सचेंज किए उससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इंडियन हिस्टोरियन रुद्रांशु मुखर्जी अपनी बुक नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में लिखते हैं कि इस मीटिंग के बाद 4 फरवरी को नेहरू ने बोस को लेटर लिखकर कहा कि हमारे बीच जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट या कंफ्यूजन है उसे सॉल्व करने में ये बातचीत फेल रही है। नेहरू ने कहा कि वो अभी भी बोस के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर कंफ्यूज है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि सुभाष कांग्रेस से किस तरह की उम्मीद रखते हैं। नेहरू ने इस लेटर में ये भी मेंशन किया कि लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, फेडरेशन जैसे थॉट्स को लेकर भी सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस प्रेसिडेंट रहते हुए भी डिस्कशन हुआ था। लेकिन अब जिस तरह बोस ने इन लेफ्टिस्ट राइटिस्ट वर्ड का यूज किया है वो पूरी तरह से कंफ्यूजिंग है और गलत है। नेहरू की नज़र में बोस के इन वर्ड से एहसास होता है कि गांधी जी और उनके सपोर्ट करने वाले लोग राइट विंग हैं और जो उनको अपोज कर रहे हैं वो लेफ्ट विंग है। नेहरू ने इस लेटर में हिंदू, मुसलमानों, किसानों, मजदूरों और फॉरेन पॉलिसी जैसे इश्यूज को भी मेंशन किया। नेहरू जानना चाहते थे कि इन इश्यूज पर सुभाष चंद्र बोस क्या राय रखते हैं। बोस ने भी नेहरू को जवाब देते हुए लेटर लिखा और लेटर की शुरुआत में ही कहा कि पिछले कुछ वक्त से मुझे लग रहा है कि आप मुझे बहुत नापसंद करने लगे हैं। मैंने पर्सनल लाइफ में और पब्लिकली आपकी हमेशा रिस्पेक्ट की है। मैंने हमेशा आपको बड़ा भाई समझा और अक्सर आपकी एडवाइस ली है, लेकिन मुझे लेकर आप हमेशा कंफ्यूज रही हैं। इस पूरे लेटर की टोन अनअपोलोजेटिक और कड़वाहट से भरी थी। बोस ने इसी लेटर में नेहरू के दिए एक स्टेटमेंट का जिक्र करते हुए लिखा कि आप कहते हैं कि हमें नीतियों और योजनाओं पर बात करनी चाहिए, व्यक्तियों पर नहीं। जब कुछ खास लोगों का जिक्र होता है तब आप चाहते हैं कि हम लोगों को भूल जाएं, लेकिन जब सुभाष बोस दोबारा चुनाव में खड़े होते हैं तो आप व्यक्ति को नज़रअंदाज कर आइडियोलॉजीज की बात करते हैं। लेकिन जब मौलाना आज़ाद दोबारा इलेक्शन लड़ने की बात करती हैं तो आपको उनकी तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने भी बोस के इस लेटर का जवाब देते हुए उनकी आउटस्पोकन या कहे सीधे बात करने के इस रवैये की तारीफ की। नेहरू ने बोस की तारीफ करते हुए लिखा कि आपके इस फ्रैंक अंदाज से कुछ लोगों को चोट जरूर पहुंच सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें साथ काम करना है। ये सच है कि कई बार मैंने आपके काम और काम करने के तरीके को पसंद नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में आपके लिए हमेशा प्यार और सम्मान रहा है। लेटर में आगे नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के उठाए हर इशू को एक एक करके आंसर दिया। हिस्ट्री कहती है कि इन लेटर्स के एक्सचेंज होने के बाद भी बोस ने नेहरू और गांधी जी को मनाने में अपनी कोशिशें जारी रखी। इसके बाद वो जापान में पहुंचकर 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं और मिलिट्री पावर के जरिए इंडिया को फ्रीडम दिलाने की कोशिश करते हैं।
इस दौरान जवाहरलाल नेहरू 1942 से 1945 तक जेल में रहते हैं। यह नेहरू का जेल में बताया गया सबसे लंबा वक्त था। जब नेहरू को 18 अगस्त 1945 को बोस के प्लेन क्रैश में हुई डेथ की खबर मिलती है तो वो सबके सामने रो पड़ते हैं। नेहरू इमोशनल होकर कहते हैं कि भले ही वो बोस के कुछ फैसलों से एग्री नहीं थे, लेकिन भारत की आज़ादी की लड़ाई में बोस ने जिस ईमानदारी से स्ट्रगल किया है उसमें कोई शक नहीं है। बोस के साथ डिफरेंसेस के बावजूद भी नेहरू उनके साथ बिताए दिनों को भूल नहीं सके। शायद बोस भी नेहरू की उतनी ही इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की एक ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड रखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल आर्मी पर जो केस किया, तब भी नेहरू ने वकील के तौर पर बोस की आर्मी की पैरवी की थी। इंडियन हिस्टोरियन रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को यकीन था कि वो और नेहरू मिलकर इतिहास बना सकते हैं, लेकिन नेहरू गांधी जी के बिना अपनी डेस्टिनी लिखने के लिए तैयार नहीं थे और शायद यही नेहरू और बोस के रिलेशनशिप का लिमिटिंग पॉइंट था। तो ये थी नेहरू और बोस की दोस्ती और उनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में कुछ बातें। इससे जुड़े कोई भी फैक्ट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी।